ट्रेन का 24 घंटों का सफर खासा तकलीफदेह साबित हुआ। फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में थर्ड क्लास की सहूलतें भी नहीं थीं। किरायों में हर साल इजाफे के बावजूद मुसाफिरों को वो सहूलतें मुहैया नहीं की जाती थीं जो उनका हक था। रेलवे के मुलाजिमीन ही रेल को दीमक की तरह चाट रहे थे। रेलवे स्टेशन के गेट पर खड़े होने वाले टिकट कलेक्टर से लेकर चेयरमैन तक इस बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। रेलवे अफसरान एयर कंडीशन्ड सैलून्स में सफर करते थे और भारी किराए भरने वाले इस बात पर ही शुक्रगुजार थे कि वो इस पर सफर कर रहे हैं, जो पैदल चलने से बहरहाल बेहतर था। ट्रेनों का 2, 4 या 6 घंटे लेट होना भी मामूल की बात थी। जिस ट्रेन को 19 या 20 घंटों में मंजिल पर पहुंचना चाहिए था, वो 24 घंटों बाद कराची स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन के इस सफर के दौरान नरगिस की एक औरत से दोस्ती हो गई। आरिफा नामी वो औरत अकेले ही सफर कर रही थी। उसकी उम्र अगरचे 45 के लगभग थी, गोरी चिट्टी रंगत, लेकिन सेहत काबिल रश्क थी। 4 बर्थों वाले इस कंपार्टमेंट में हमारा चौथा हमसफर एक अधेड़ उम्र मेमन सेठ था, जो हमसे अलग थलग ही रहा। आरिफा से बातें करते हुए नरगिस ने बड़ी जहानत का सबूत देते हुए उसे बताया था कि हम मियाँ बीवी हैं और ये कि किसी मुलाजिमत या कारोबार की तलाश में कराची जा रहे हैं। उसने ये भी बता दिया था कि कराची में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। पहले चंद रोज किसी होटल में कयाम करेंगे और फिर किसी मकान का बंदोबस्त किया जाएगा। इस पर आरिफा ने हमें चंद रोज के लिए अपने यहाँ रहने की पेशकश की थी, जिसे हमने मामूली से रद्दोकद के बाद कबूल कर लिया। कराची में आरिफा की रिहाइश गुलशन इकबाल के ब्लॉक 4 में थी। 600 गज का वो बंगला बहुत शानदार था। उस बंगले में हमारा इस्तकबाल 2 हसीनाओं ने किया, जिनके बारे में आरिफा ने बताया कि एक उसकी बहू और दूसरी बेटी है। उन दोनों में से किसी की उम्र भी 30 से ज्यादा नहीं थी। आरिफा खातून टैक्सी से उतरकर गेट में दाखिल होते ही उन पर बरस पड़ी कि उसे लेने के लिए स्टेशन पर गाड़ी क्यों नहीं भेजी। आरिफा की बहू नादरा ने कहा, सुबह 10 बजे गाड़ी का मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी थाने में खड़ी है और पुलिस ने ड्राइवर को भी बिठा रखा है। अशफाक भी 1 घंटे से वहां गए हुए हैं। वो बिल्ली की तरह गुर्राई। पुलिस वालों की ये जुर्रत कि मेरी गाड़ी और ड्राइवर को थाने में बंद कर दिया। अभी उनकी खबर लेती हूँ। वो अपनी बहू और बेटी से हमारा तारुफ करवाना भूल गई। नादरा ने अक्लमंदी का सबूत दिया और हमें अंदर ले आई। लाउंज बहुत वसी और अरीज था। फर्नीचर भी बहुत शानदार और कीमती था। आरिफा एक तरफ खड़ी टेलीफोन पर चीख चीख कर बातें कर रही थी। उसका लहजा धमकी आमेज था और फिर उसने रिसीवर पटक दिया। वो हमारी तरफ देख कर बोली, अरे मैं इन लोगों के बारे में तो बताना भूल ही गई। ये नरगिस हैं और ये इसके शौहर नजीर मोहम्मद फैसलाबाद से आए हैं और चंद रोज यहीं रहेंगे। नादरा और आरिफा की बेटी रशीदा एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कुरा दी। नादरा ने हमें एक कमरे में पहुंचा दिया। मैं अपना बैग भी उठा लाया था। आधे घंटे में थाने से गाड़ी भी आ गई और ड्राइवर भी। फोन पर आरिफा की बातों ने काम कर दिखाया था। इससे हमने अंदाजा लगाया कि आरिफा बेगम कोई बहुत ऊंची शय थी। दोपहर के खाने पर आरिफा के बेटे अशफाक से भी मुलाकात हुई। उसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। माँ बेटी की उम्र में बहुत कम फर्क था और मुझे शुबा था कि ये आरिफा का बेटा है भी या नहीं। शाम को कुछ और लोगों की आमदोरफ्त भी रही, लेकिन मैं और नरगिस अपने कमरे में ही रहे। हमें जो कमरा दिया गया था उसकी खिड़की से लॉन और सामने का गेट नजर आ रहा था। वहां से हम लोगों को आते जाते देखते रहे। चमचमाती हुई कीमती कारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि आरिफा बेगम के रिश्तेदार भी खासे दौलतमंद थे। अगले रोज सुबह नाश्ता करते ही मैं घर से निकल गया। पूरा दिन भाग दौड़ में गुजर गया और आखिरकार मैं एंटी नारकोटिक्स के महकमे के एक ऐसे अफसर से राब्ता करने में कामयाब हो गया, जिसके घर का पता भी मैंने मालूम कर लिया और रंग के डिब्बों की एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट वाले कागजात एक लिफाफे में बंद करके उसके घर पहुंचा दिए और बाद में फोन पर राब्ता करके सारी बात उससे कह डाली। वो मेरी बात पर यकीन करते हुए हिचकिचा रहा था। मैंने कहा, अगर मेरी ये इत्तला गलत साबित हुई तो मैं अपने आप को आपके सामने पेश कर दूंगा। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे कबूल होगी। मैंने कागजात आपके घर पर पहुंचा दिए हैं। लाहौर से ये माल भी एक आध दिन में कराची की बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि कस्टम्स के साथ मिलकर हेरोइन की इस खेप को बाहर जाने से रोकें। मैं काफी देर तक उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, फिर फोन बंद कर दिया। और जब मैं आरिफा की कोठी पर वापस पहुंचा तो शाम होने वाली थी। बंगले के सामने एक बहुत शानदार गाड़ी खड़ी थी। आरिफा की होंडा सिविक अंदर पोर्च में थी। गेट पर खड़े हुए हट्टे कट्टे चौकीदार ने मुझे रोक लिया। ये इत्तेफाक था कि कल यहाँ आने के बाद न तो मैंने उस चौकीदार को देखा था और न ही उसने मुझे देखा था। इत्तेफाक से उस वक्त आरिफा अपने एक मेहमान के साथ बरामदे में निकल आई। उसे जब पता चला तो उसने चौकीदार को जोरदार डांट भी पिलाई कि मुझे इस तरह क्यों रोका था। और लाउंज में घर के दूसरे अफराद के साथ नरगिस भी थी और नरगिस के साथ एक अजनबी आदमी को देखकर मेरी भवें सुकड़ गईं। उस आदमी की उम्र 50 के लगभग रही होगी, लेकिन खासा हट्टा कट्टा था।
रंग आबनूस की तरह गहरा और उस पर सफेद कुर्ता पाजामा अजीब सा लग रहा था। मुंह में पान भरा हुआ था। नरगिस सोफे के कोने में दबी हुई थी और वो शख्स उसके साथ बिल्कुल जुड़कर बैठा हुआ था। मुझे देखकर नादिरा ने कुछ कहा तो वो सरक कर एक तरफ हट गया। नादिरा ने उसका तारुफ करवाया, बोली ये रहमानी साहब हैं, ये अम्मा की कजन हैं, जरा बेतकल्लुफ किस्म के आदमी हैं। मैंने कहा मुझे अंदाजा हो गया है और मैं नरगिस को इशारा करता हुआ अपने कमरे में आ गया। नरगिस ने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा बंद करके सरगोशी की। बोली यहाँ तो बड़ी गड़बड़ है नाजी, आरिफा वो नहीं है जो अपने आप को जाहिर करती है। ये कोठी तो अय्याशी का अड्डा है। ना रशीदा उसकी बेटी है और ना नादिरा उसकी बहू। ये तवाइफे हैं और लोग यहाँ अय्याशी के लिए आते हैं। ये किसी को अपना कजन बताती है, किसी को खालू, किसी को मामू, लेकिन 2-2 घंटे उनके साथ कमरों में रहती है। यहाँ आने वाली औरतें भी तवाइफे ही हैं। ये तो अड्डा है जिसे आरिफा चला रही है। आज दोपहर एक पुलिस ऑफिसर भी आया था जो तकरीबन 2 घंटे यहाँ रहा। मैं तो अपने कमरे से ही नहीं निकली। मैंने पूछा और वो आदमी कौन था जो तुम्हारे साथ जुड़कर बैठा हुआ था? नरगिस बोली, बकौल रशीदा के उनकी अम्मा का कजन है। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। पहले तो दूसरे सोफे पर बैठा रहा, फिर उठकर मेरे करीब आ गया। मैं वहां से उठना ही चाहती थी कि तुम आ गए। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से निकलो, ऐसा ना हो कि हम किसी नए चक्कर में फंस जाएं। मैंने कहा अच्छा हुआ ये लोग फौरन ही खुल गए। मुझे कल ही कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। और फिर अगले ही रोज मैं किसी मकान की तलाश में निकल खड़ा हुआ। नरगिस भी मेरे साथ थी। वो मेरे बगैर उस कोठी में एक लम्हे भी रहने को तैयार नहीं थी। उसने बैग को अलमारी के सबसे निचले खाने में रखकर उस पर कुछ कपड़े डाल दिए और अलमारी को ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। मेन रोड पर आकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और 2-2.5 घंटों तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते रहे और आखिरकार करीमाबाद के सामने फेडरल बी एरिया का एक इलाका मुझे पसंद आ गया। रिहायशी बंगलों पर मुश्तमिल ये इलाका पुरसुकून था। यहाँ हर किस्म की सहूलतें भी दस्तयाब थीं। कई स्टेट एजेंसियों में झांकने के बाद आखिरकार एक जगह हमारा काम बन गया। यूं तो मैं क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे इलाके में भी बड़ी से बड़ी कोठी किराए पर ले सकता था, लेकिन मैं एकदम से इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाना चाहता था कि दूसरों की नजरों में आ जाऊं। स्टेट एजेंसी ने हमें उस इलाके में 3 बंगले दिखाए थे। उनमें से एक 600 गज का था, एक 1000 गज का और एक पार्क के सामने गली के कॉर्नर पर 240 गज का। मेरे नुक्ते नजर से ये छोटा बंगला हमारे लिए हर लिहाज से मुनासिब था। 3 बेडरूम्स थे, एक टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, सामने बरामदा और उससे आगे मुख्तसर सा लॉन भी। इमारत के दाएं बाएं और पिछली तरफ भी खुली जगह थी। पिछली तरफ दीवार के साथ साथ क्यारियां थीं जिनमें फूलों के पौधे लगे हुए थे। लगता था क्यारी में 1-1.5 घंटा पहले पानी भी दिया गया था। दीवारों के कॉर्नर पर पिछली तरफ एक दरवाजा भी था। उस तरफ एक तंग सी गली थी, उससे आगे वाले बंगलों की पुश्त भी उस गली की तरफ थी। इस तरह उस गली में ज्यादा आमदोरफ्त नहीं रहती थी। घरों के मुलाजिम आमतौर पर यहाँ दीवारों के साथ कूड़ा करकट फेंक देते। लाउंज में दीवार से दीवार तक एक कारपेट बिछा हुआ था। सोफा सेट और कुर्सियां भी आरास्ता थीं। एक तरफ स्टैंड पर टेलीफोन रखा हुआ था। लाउंज का कुछ हिस्सा ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था, जहां एक कदरे छोटी डाइनिंग टेबल लगी हुई थी जिसके गिर्द कुर्सियां आरास्ता थीं। उसके दूसरी तरफ किचन था जिसकी दीवार में मेहराबी खला बनी हुई थी और दोनों तरफ मार्बल के स्लैब लगे हुए थे। 2 बेडरूम्स आरास्ता थे। फर्श पर ग्रे कलर के कालीन बिछे हुए थे। मसहरियों के अलावा दोनों कमरों में सफेद फार्मिका की अलमारियां और ड्रेसिंग टेबल भी थी। तीसरे कमरे में काठ कबाड़ भरा हुआ था। बरामदे के ऊपर भी एक कमरा था जिसे स्टेट एजेंट के कहने के मुताबिक स्टडी रूम बनाया जा सकता था और ऊपर जाने की सीढ़ियां अंदर से ही थी। मैंने किराए की बात होने के बाद स्टेट एजेंट से पूछा, ये सामान किसका है और कब तक उठाया जा सकता है? स्टेट एजेंट ने कहा, ये मकान दरअसल एक बेवा खातून का है। 1 साल पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। उसका सिर्फ एक बेटा है 6-7 साल की उम्र का, और ये मकान उनकी जरूरत से कहीं बड़ा है। शौहर के इंतकाल के बाद दफ्तर से जो रकम मिली थी उससे उन्होंने चंद रोज पहले करीब ही एक छोटा मकान खरीद लिया और ये मकान किराए पर देना चाहती हैं। दूसरे मकान में इतनी गुंजाइश नहीं कि ये सारा सामान भी रखा जा सके, इसलिए वो चाहती हैं कि अगर कोई ये सामान भी खरीद ले तो उनका मसला हल हो जाए। मैंने कहा तो फिर हम सौदा कर लेते हैं इस सामान का। नरगिस ने भी इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा अगर मामला तय हो जाए तो मैं अभी रकम देने को तैयार हूँ और कल परसों तक हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। स्टेट एजेंट ने कहा, मैं मिसेज उस्मानी को बुला कर लाता हूँ, अभी बात करते हैं। वो हमें मकान में छोड़कर अपनी मोटरसाइकिल पर चला गया। उसकी वापसी में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसके साथ मकान की मालिका भी थी। मैं उसे देखकर चौंक गया। स्टेट एजेंट ने जब बताया था कि ये मकान किसी बेवा का है तो मेरा ख्याल था कि वो 50 के लगभग कोई अधेड़ उम्र औरत होगी, लेकिन उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसकी उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी। उसने मुझे और नरगिस को देखते हुए कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ जाने वाली थी कि साजिद साहब पहुंच गए।
اگر یہ 2 منٹ کی تاخیر سے پہنچتے تو شام سے پہلے ملاقات نہ ہوتی۔ میں نے کہا اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی، ورنہ ہمیں بھی دوسرا چکر لگانا پڑتا۔ پھر ہم نے مطلب کی بات کی۔ وہ گھوم پھر کر ہمیں پورے گھر کا فرنیچر دکھانے لگی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی رہی کہ کون سی چیز اس نے کتنے شوق سے کتنے میں خریدی۔ اس نے سارے مکان کی جو مجموعی قیمت بتائی اس میں بارگیننگ کی گنجائش موجود تھی اور آخرکار ایک معقول رقم پر معاملہ طے پا گیا۔ ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت تو تھی، بازار سے خریدتے تو مہنگی پڑتی اور وقت الگ ضائع ہوتا۔ اس کا نام فوزیہ زبیری تھا۔ اس کا شوہر زبیری گریڈ 18 میں سرکاری ملازم تھا۔ 1 سال پہلے ٹریفک کے حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا اور پھر اس نے یہ دلچسپ انکشاف بھی کیا کہ وہ بے اولاد ہے۔ 3 سال پہلے اس نے اپنی بہن کا ایک بیٹا لے لیا تھا۔ بچے کی عمر اس وقت 4 سال تھی۔ وہ اسے اپنی ہی اولاد سمجھتی تھی، لیکن بچہ اسے ماں سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسے خالہ ہی کہتا تھا۔ اس کا ملان اپنے والدین کی طرف تھا۔ جب تک زبیری زندہ تھا بچے کا دل بھی کچھ لگا ہوا تھا۔ وہ اسے سیر کروانے لے جاتا، شاپنگ کرواتا، اس کے ساتھ کھیلتا۔ لیکن زبیری کے انتقال کے بعد وہ بچہ بالکل ہی بدل گیا اور اپنے ماں باپ کے پاس رہنے کی ضد کرنے لگا۔ فوزیہ زبیری کہہ رہی تھی وہ کئی روز سے وہاں ہے اور آج میں اسے لینے جا رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس بچے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اسے پوری طرح احساس ہے کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں اور ظاہر ہے میں اسے زبردستی اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہ سب کچھ سن کر افسوس ہوا۔ بدقسمتی سے ہم اسی المیہ کا شکار ہیں۔ شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں مگر آج تک اس نعمت سے محروم ہیں۔ فوزیہ نے باری باری ہماری طرف دیکھا اور پھر پراپرٹی ایجنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی ٹھیک ہے ساجد صاحب، آپ ان سے ایگریمنٹ کر لیجئے، میں شام 6 بجے تک لوٹ آؤں گی، جو بھی صورتحال ہو مجھے بتا دیجئے گا۔ میں نے کہا اس مکان کا کرایہ اور سامان کی قیمت آپ کو ابھی دے دیں یا؟ وہ بولی ساجد صاحب کو ہی دے دیجئے، یہ آپ کو رسید دے دیں گے، میں شام کو ایگریمنٹ پر دستخط کر دوں گی۔ ہم مکان سے باہر آ گئے۔ ٹیکسی ہم نے ابھی تک روک رکھی تھی۔ ساجد کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ فوزیہ ہمارے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ فوزیہ کو ہم نے مین روڈ پر ڈراپ کر دیا اور ساجد کے ساتھ دفتر آ گئے۔ کاغذی کارروائی مکمل ہونے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ میں نے رقم ادا کر دی اور ہم چابی لے کر دوبارہ اس بنگلے میں آ گئے اور گھوم پھر کر اچھی طرح اطمینان سے جائزہ لیا۔ برآمدے میں اوپر والا کمرہ بھی خاصا بڑا تھا، اس میں بھی کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ فوزیہ زبیری نے وعدہ کیا تھا کہ نیچے والے کمرے اور یہاں سے یہ کاٹ کباڑ 1-2 دن میں ہٹا دیا جائے گا۔ میں اوپر والے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ بنگلے کی 4 دیواری اور پارک کے درمیان تقریباً 20 فٹ چوڑی سڑک تھی جو اسی قطار میں بنگلوں اور پارک کے درمیان آخر تک چلی گئی تھی۔ پارک بہت بڑا تھا مگر اسے پارک نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اطراف میں چند درخت تھے جبکہ وسیع و عریض میدان میں گھاس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ریت کا میدان تھا جس میں 2-3 جگہوں پر کرکٹ کھیلنے کے لیے سیمنٹ کی پچ بنی ہوئی تھی اور اس وقت لاتعداد بچے اس اجاڑ میدان میں کھیل رہے تھے۔ پارک کے دوسری طرف بھی اسی طرح کے بنگلے تھے اور ان بنگلوں کی گلیوں سے گزر کر مین روڈ تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس سے ذرا آگے مین روڈ کے دوسری طرف کریم آباد کا شاپنگ ایریا تھا۔ ہم ٹیکسی پر عارفہ کی کوٹھی پر آ گئے اور جب عارفہ کو پتا چلا کہ ہم جا رہے ہیں تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ بولی کیوں بھائی، کہاں چلے تم لوگ؟ میں نے کہا میرا ایک دوست مل گیا ہے، اس کا اصرار ہے کہ ہم اپنا سامان لے کر فوراً اس کے ہاں آ جائیں۔ ویسے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جس محبت اور اپنائیت کا اظہار کیا ہے اسے ہم کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ عارفہ بولی اپنے دوست کا پتہ تو بتاؤ، ہم تم سے ملنے آئیں گے۔ میں نے کہا پتہ میرا مطلب ہے گلی محلہ اور مکان نمبر تو ابھی مجھے خود بھی معلوم نہیں، میں آپ کو فون پر بتا دوں گا اور ہم خود 1-2 روز میں آپ سے ملنے آئیں گے۔ عارفہ نے مایوسی سے کہا اچھا میاں خوش رہو، میں تو چاہتی تھی کہ تم لوگ چند روز یہاں رہو۔ میں نے کہا کام دھندا سیٹ ہو جائے تو آپ کے ہاں آ کر ضرور رہیں گے۔ عارفہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا کام دھندا تو میں سیٹ کر دیتی، تم دونوں عیش کرتے زندگی بھر۔ اس مرتبہ میں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور بیگ اٹھا کر باہر آ گیا۔ باہر ٹیکسی ہمارے انتظار میں رکی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے میرے ہاتھ میں بڑا سا بیگ دیکھ کر ڈکی کھول دی۔ میں نے بیگ ڈکی میں رکھا اور نرگس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی انہی راستوں پر چلتی ہوئی اس بنگلے کے سامنے آ کر رک گئی۔ ہم 10 بجے سے اس ٹیکسی پر سواری کر رہے تھے اور اب شام کے 7 بج رہے تھے۔ ڈرائیور کو منہ مانگا کرایہ دے کر رخصت کر دیا اور ہم اندر آ گئے۔ ایک بار پھر پورے اطمینان سے بنگلے کا جائزہ لیا۔ میرا خیال تھا کہ چند مہینے یہاں رہ کر کلفٹن یا ڈیفنس کے علاقے میں کسی جگہ منتقل ہو جائیں گے۔ نرگس نے بیگ الماری میں رکھ دیا۔ یہی کمرہ اس نے بیڈ روم کے طور پر منتخب کیا تھا۔ اس کی ایک کھڑکی پہلو میں اوپن سپیس کی طرف کھلتی تھی اور دوسری کھڑکی سے برآمدے اور باہر کے گیٹ تک کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ اس رات ہم نے کھانا باہر ایک ہوٹل میں کھایا اور واپس آنے سے پہلے بازار میں کچھ شاپنگ بھی کی۔ ہم نے جو چیزیں خریدی تھیں ان میں چند برتن بھی تھے اور ایک بیکری سے صبح کے ناشتے کا سامان بھی لے لیا تھا۔
3-4 रोज तक हम घर का सामान ढोते रहे। पड़ोस के बंगलों में काम करने वाली एक मासी भी आ गई। नरगिस ने उसे पार्ट टाइम मुलाजिम रख लिया। घर के सामान की सेटिंग में नरगिस उससे मदद लेती रही और वो बाहर से सौदा सलफ भी ला देती। मैंने अखबार के हॉकर से भी कह दिया था। वो रोजाना अखबार डाल जाता। सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार देखता, लेकिन हर बार मुझे मायूसी होती। और फिर एक रोज अखबार में वो खबर नजर आ ही गई जिसका मुझे कई रोज से इंतजार था। मेरे जहन की यही सबसे बड़ी उलझन थी जो अखबार में उस खबर को देखकर दूर हो गई। कस्टम्स और नारकोटिक्स के आला हुकाम ने एक खुसूसी टीम के साथ बंदरगाह पर छापा मारकर साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट किए जाने वाले रंग के 500 डिब्बों पर कब्जा करके उनके दोहरी तह वाले पेंदों में छुपाई गई 250 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली। सुर्खी पहले सफे पर 3 कॉलमों में शाया की गई थी और खबर बड़ी तफसील से थी। उसके मुताबिक ये छापा एक खुफिया इत्तला मिलने पर मारा गया था और बंदरगाह पर डिब्बों से हेरोइन बरामद होने के बाद कराची के 2 मुख्तलिफ होटलों पर भी छापे मारे गए। एक होटल से रशीद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे होटल में कयाम पजीर रजिया नामी औरत फरार होने में कामयाब हो गई। उस रोज लाहौर में रंग तैयार करने वाली कंपनी के बाज आदमियों को भी हिरासत में लिया गया। लाहौर और कराची में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे थे। मुझे ये खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। लाहौर के दिल्ली दरवाजे के सामने 3rd क्लास होटल में और सड़कों पर हेरोइन की पुड़ियां फरोख्त करने वाला सुल्तान आज बड़ा डॉन बना हुआ था, लेकिन मुझसे पंगा लेकर उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। वो अपनी औकात भूल गया था। उसका ख्याल था कि मुझे मच्छर की तरह चुटकी में मसल देगा, लेकिन मैं जब तक लाहौर में था उसे बार बार मेरी तरफ से जिक उठानी पड़ी थी और मैं समझता हूँ कि ये उसके मुंह पर मेरा आखिरी तमाचा था। मुझे यकीन था कि आगे भी किसी न किसी मौके पर मेरा और उसका आमना सामना जरूर होगा। उस खबर में सबसे अहम इत्तला ये थी कि रजिया कराची में थी। वो रशीद के साथ बंदरगाह से कंसाइनमेंट क्लियर करवाने आई थी। रशीद तो पकड़ा गया था मगर रजिया भाग गई थी। हो सकता है वो कराची से चली गई हो या ये भी मुमकिन है कि उसने यहाँ अपने किसी जानने वाले के पास पनाह ले रखी हो। ऐसे लोगों ने बहुत से ठिकाने बना रखे होते हैं। नरगिस भी ये खबर पढ़कर बहुत खुश हुई। बोली, बहुत अच्छा हुआ, अब तो वो कुतिया यकीनन सड़कों पर हाथ फैलाकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी। मैंने कहा, मेरा ख्याल है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों ने बहुत दूर तक हाथ फैला रखे होते हैं। सिर्फ 250 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। वक्ती तौर पर तो उन्हें धचका जरूर लगा होगा, लेकिन अगली किसी खेप में वो अपने इस नुकसान को पूरा कर लेंगे। नरगिस ने कहा, बहरहाल मुझे खुशी हुई। मैंने कहा, और तुम्हें ये जानकर भी खुशी होगी कि रजिया इस वक्त कराची में मौजूद है। नरगिस को बंदरगाह पर छापे वाली खबर मैंने सुनाई थी, लेकिन रजिया का जिक्र अभी तक नहीं किया था। वो उछल पड़ी, बोली, क्या? मैंने कहा, हाँ। वो रशीद नामी एक और आदमी के साथ बंदरगाह से कंसाइनमेंट क्लियर करवाने के लिए कराची आई थी। रशीद तो पकड़ा गया और रजिया गायब हो गई। मुझे यकीन है कि वो यहीं कराची में किसी जगह रूपोश है। नरगिस बोली, इसका मतलब है कि हमें मोहतात रहना होगा। मैंने कहा, गैर मोहतात तो हम पहले भी नहीं थे। मैं एक बार फिर अखबार देखने लगा। नरगिस उठकर किचन में चली गई। अखबार के आखिरी सफे पर एक और खबर देखकर मैं चौंक गया। थरपारकर की सरहद पर हेरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के 20 ड्रम पकड़े गए थे। केमिकल के ये ड्रम ऊंटों पर लाद कर राजस्थान से स्मगल किए जा रहे थे। उनके साथ शराब की 1000 बोतलें भी थीं। रेंजर्स और कस्टम्स की एक मुश्तरका कार्रवाई से स्मगलिंग की ये कोशिश नाकाम बना दी गई। शराब के क्रेट और केमिकल के ड्रम कब्जे में ले लिए गए थे, जबकि स्मगलर रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए थे। मुझे चंद महीने पहले राजस्थान में रूनुमा होने वाले वाकयात याद आ रहे थे। वो सब कुछ फिल्म की तरह मेरी नजरों के सामने घूमता रहा। जब मैं रजिया को मुल्तान के एक होटल में छोड़कर अपने एक अजीज की तलाश में उमरकोट पहुंच गया था। मैं अपने उस अजीज को तो तलाश न कर सका, मगर वो हसीना मुझसे टकरा गई थी जिसने मुझे बेहोश करके मेरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। रेगिस्तान में वाक़ वो खंडर नुमा इमारत जहां मुझ पर तशद्दुद किया गया था, फिर रईस कबू का डेरा जहां मैंने पहली मर्तबा बैला को देखा, और फिर सरहद पार करके राजस्थान के तपते हुए सहरा में वो अजियतनाक सफर। बैला मेरी हमसफर थी और माउंट अबू में नागराज से टकराव और बैला से आंख मचोली। मेरे और बैला के बीच जिंदगी और मौत का खेल तवील अरसे तक जारी रहा था। मुझे वो सब वाकयात याद आ रहे थे। पंडित भेरू, अलका अग्निहोत्री, राधा, सुमित्रा और जयपुर की महकमा सयाहत की गाइड शशावरी, जिसने मुझे जयपुर से फरार होने में मदद दी। वो तमाम चेहरे एक एक करके मेरी नजरों के सामने घूमते रहे। अलका अग्निहोत्री, नागराज और बैला, ये सब रॉ के एजेंट थे। इनके मंसूबे बहुत खौफनाक थे। ये सब अपने अपने नंबर बनाने के लिए मुझे आलायकार बनाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में थे, और मैंने बड़ी होशियारी से इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हुए माउंट अबू की पहाड़ियों में वो कैंप तबाह किया था, जहां पाकिस्तान से अगवा किए हुए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग करके
انہیں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی تھی اور پھر انہیں تخریب کاری اور دہشت گردی کے لیے پاکستان بھیج دیا جاتا تھا۔ مجھے وہ رات بھی یاد آئی جب میں رادھا کے ساتھ الکا اگنی ہوتری کے آشرم کے تہہ خانے میں اس کے کاغذات کی تلاشی لے رہا تھا اور الکا اگنی ہوتری اچانک ہی دریودن کے ساتھ وہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے ان دونوں کو ختم کر دیا تھا اور رادھا کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ الکا اگنی ہوتری کے آشرم کے تہہ خانے میں نے جو کاغذات دیکھے تھے انہوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اسے چند روز پہلے الکا نے مجھے کچھ سلائیڈز بھی دکھائی تھیں۔ یہ ان لوگوں کے چہرے تھے جنہیں دہشت گردی اور تخریب کاری کی تربیت دے کر پاکستان بھیجا گیا تھا۔ الکا نے ہی مجھے بتایا تھا کہ سرحد پر پاکستانی اسمگلروں کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ را کی طرف سے انہیں ایسا کیمیکل برائے نام قیمت پر فراہم کیا جاتا ہے جو ہیروئن کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کیمیکل سے تیار ہونے والی ہیروئن نہ صرف پاکستان میں نوجوان نسل کو مفلوج کر رہی ہے بلکہ یہ ہیروئن یورپ اور امریکہ اسمگل کر کے پاکستان کی رسوائی بھی ہو رہی ہے۔ الکا اگنی ہوتری نے مجھے یہ سب کچھ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اسے مجھ سے یا میرے وطن سے ہمدردی تھی، بلکہ وہ تو مجھے بیلا وغیرہ کے خلاف بھڑکانا چاہتی تھی تاکہ میں بیلا کو راستے سے ہٹا دوں اور اس کا اپنا کام آسان ہو جائے۔ الکا اگنی ہوتری کے قتل کے بعد میرے گرد بچھایا جانے والا جال تنگ ہونے لگا۔ رادھا بھی ماری گئی تو میں رتنا کے ساتھ ماؤنٹ ابو سے فرار ہو گیا، اور جس طرح موت سے آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے کئی مہینوں کے بعد فیروز پور کی طرف سے سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوا تھا، وہ سب کچھ آپ میری زبانی سن چکے ہیں۔ پاکستان میں داخل ہونے کے بعد اگر حالات پرسکون رہتے تو چند روز کے بعد میں عمر کوٹ جا کر ان لوگوں کو تلاش کرتا جو میری بربادی کا باعث بنے تھے۔ اگر وہ کافر ادا حسینہ مجھے دھوکے سے اغوا نہ کرتی تو میں اپنے کزن کو تلاش کر کے اس کے پاس رہتا یا کوئی اور چھوٹی موٹی ملازمت اختیار کر کے جرائم کی دنیا سے دور ہو جاتا، مگر اس حسینہ نے مجھے زندگی کے خطرناک ترین راستے پر دھکیل دیا۔ لیکن پاکستان میں داخل ہوتے ہی میں رضیہ اور شاہ جی جیسے لوگوں سے برسرے پیکار ہو گیا، اور اس طرح پچھلے واقعات میرے ذہن میں محو ہوتے چلے گئے۔ لیکن آج تھرپارکر میں سرحد پر ہیروئن کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکل کے ڈرم پکڑے جانے کی خبر سے وہ تمام واقعات میرے ذہن میں تازہ ہوتے چلے گئے، اور میں نے طے کر لیا کہ یہاں سیٹ ہونے کے بعد پہلی فرصت میں عمر کوٹ کا رخ کروں گا اور اس کافر ادا حسینہ کو تلاش کر کے رئیس قبو تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔